पहले मैं कृष्णा जी आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि गरीबों तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने का, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का कार्य आप कर रहे हैं। आप जैसे जागरूक जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इन योजनाओं से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है और उनकी आय में वृद्धि करके हम लोग राज्य की और अपने जनपद की, अपने नगर की आय में वृद्धि कर सकते हैं। अन्न योजना, देखिए आज के समय में कोई व्यक्ति भूखों मरे, ये उस परिवार के लिए चैलेंज नहीं है, ये पूरे समाज के लिए और पूरे देश के लिए एक चैलेंज होता है, पूरे प्रदेश के लिए एक चैलेंज होता है। और केंद्र और राज्य सरकार की कितनी अच्छी योजना है कि फ्री में योजना, डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन की उपलब्ध कराई जा रही है। ये केंद्र और राज्य की योजनाएं अगर सभी लोगों को ईमानदारी के साथ मिल जाएं, बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। कृष्णा जी रुचि ले रहे हैं, ये बहुत बहुत धन्यवाद जी आप लोगों को। भोलू पासवान जी, संत कबीर नगर से भोलू पासवान जी, अनम्यूट कर लें जी। सर प्रणाम। नमस्ते भोलू जी। नमस्ते, बताइए आप कैसे हैं? सर ठीक है हम। बताइए क्या कर रहे हैं आप लोग खलीलाबाद में, नगमाघर में? सर हम तो हर वार्ड में कैंप लगवा के वैक्सीन लगवा रहे हैं। घर घर जाकर बता भी रहे हैं उनको। अच्छा। हमारे पास 4,000 आवास आ चुका है। बहुत सुंदर। बन चुके हैं सर, और उसके बाद 1700-1800 लोगों का लिस्ट भी गया है। बहुत सुंदर, ठीक है। और ये जो है हमारी चेयरमैन साहिबा एकदम लगी रहती हैं। ठीक है, सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं ना? सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। साफ सफाई की व्यवस्था ठीक ठाक है वहाँ पे? एकदम फर्स्ट क्लास सर, हमारे वहाँ सफाई व्यवस्था बढ़िया है। वैक्सीन भी घर घर हम लोग जाकर लगवा रहे हैं। हाँ, आवास के लिए घर घर हम लोग जो गरीब उनसे क्या करके फार्म भरवा रहे हैं। हाँ 4,000 आवास आ चुका है, 1700-1800 आने वाला है। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है बोलो जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। मगहर में संत कबीर दास जी की ये महापरिनिर्वाण स्थली है। सर हम लोग तो बगल के रहने वाले हैं। हाँ, तो मगहर बगल में ही तो है आपका, और गोरखपुर के भी बगल में है आप। आपसे बात लेने भी मैं कई बार मंदिर गया हूँ सर। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, बहुत अच्छा है, सुंदर, अच्छा काम कर रहे हैं आप। सर प्रयाग से अभिलाषा गुप्ता जी हैं, मेयर हैं सर जी। हाँ हाँ, नमस्ते। बताइए अभिलाषा जी, क्या कर रहे हैं प्रयागराज में? नगर निगम क्या कर रहा है? प्रयागराज में नगर निगम पहले तो आत्मनिर्भर भारत जो बनाने का है, उसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाओं को राशि दे रहा है, जिससे वो स्वयं को सशक्त कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। वेंडिंग जोन में भी महिलाओं को जो भागीदारी है, उसमें भी सहयोग देने का जो आपका और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सहयोग राशि है, उसको देने का काम कर रहा है। दूसरा, प्रयागराज में मिशन शक्ति के द्वारा जो आपने महिलाओं का सम्मान बढ़ाने के लिए पिंक बूथ बनाने का काम, पिंक हेल्प डेस्क बनाने का काम जो किया है, उससे महिलाएं अपने आप को बहुत सशक्त और बहुत सुरक्षित समझ रही है और इसका बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ जो उज्ज्वला योजना है, उसका लाभ पूरे का पूरा जो हमारा महानगर का क्षेत्र है, उसमें बहुत सारी महिलाओं को मिला है। और महिलाएं को मशीन देने का काम है, पिंक टॉयलेट का काम है, ये सब बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। महाराज जी, हम लोगों ने कोविड का भी पहले भी बहुत अच्छा, हमारे सभी पार्षदगण जो सभी जगह सैनिटाइज कराने का काम, वैक्सीनेशन का जो काम है वो चल रहा है। हर वार्ड में 6 दिन का लग रहा है, वैक्सीनेशन का कैंप लग रहा है। मोहल्ला निगरानी कमेटी को भी सशक्त किया गया है। और साथ साथ हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपने जो बेटी पढ़ेगी तो बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, भारत को बढ़ाएगी प्रदेश में और अपने समाज का नाम रोशन करेगी, उसमें जो आपने महिलाओं को समृद्धि दी है महाराज जी, उसके लिए हम सब महिलाएं में एक नया जोश देखने को मिलता है। और महिलाएं अपने आप को बहुत सुरक्षित समझती हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि महिलाओं के लिए महिला हेल्प डेस्क बने, पिंक टॉयलेट का निर्माण हो, पिंक बसें चले। तो ये बहुत बड़ा काम महिलाओं के लिए किया गया है। और साथ साथ जो इस समय माघ मेला है, आपने जो कुंभ करा दिया, वो तो पूरे हमारे पूरा प्रयागराज
देश नहीं विदेशों तक जाने लगा। और इस समय माघ मेले की तैयारियां चल रही है, उसमें हम लोग स्वच्छता का विशेष ध्यान दे रहे हैं और पूरे शहर को चाहे एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन से लेके बस स्टेशन से लेके बहुत साफ सफाई का विशेष ध्यान रख रहे हैं। और मैं अपनी तरफ से भी और पूरी प्रयागराज की और पूरे प्रदेश की महिलाओं की तरफ से, देश की महिलाओं की तरफ से कह रहे हैं, मिशन शक्ति का कोई जोड़ नहीं और आत्मनिर्भर भारत में जो महिलाओं को सम्मान मिला वो बहुत कारगर साबित हुआ हम महिलाओं के लिए। चलिए अभिलाषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जो बात आप बोल रही हैं, क्या आधी आबादी उन सब कार्यक्रमों के बारे में पूरी तरह जागरूक है? क्या आप लोगों ने प्रयागराज में जो महिला मिशन शक्ति के अंतर्गत हम लोगों ने महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सम्मान, उनकी सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए जो कार्यक्रम चलाए हैं, क्या हम लोग किसी एक संस्था को इसका एक मॉडल बना सकते हैं कि हाँ ये योजनाएं हमारे नगर निकाय में या हमारे नगर निगम में चल रही हैं और इन योजनाओं का लाभ यानी उसके अच्छे हैंडबिल छपवा करके और घर घर अगर हम दे सकें, जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना है, इसी प्रकार से मिशन शक्ति के अंतर्गत हर गांव में महिला बीट पुलिस अधिकारी की तैनाती का कार्यक्रम है, गांव-गांव में हम लोगों ने बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की भी नियुक्ति की है। इसी प्रकार से हर गांव में हमने प्रयास किया है कि हर गांव में एक पंचायत सहायक होगा, उसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी है। इसी प्रकार से हम लोगों ने ये भी प्रयास किया है कि महिला स्वयंसेवी समूहों को, जैसे बाल विकास और पुष्टाहार में पोषाहार की व्यवस्था के साथ हमने महिला स्वयंसेवी समूहों को जोड़ दिया, पूरा काम हमने उन्हीं के हवाले कर दिया है। जिस गांव में कोटेदार का विवाद होता है उस गांव में कोटे का प्रबंधन का पूरा कार्य हम महिला स्वयंसेवी समूह को दे रहे हैं। ये बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिन कार्यक्रमों को लेकर के तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है और मुझे लगता है अगर महिलाओं को इन सभी योजनाओं की जानकारी देकर के इनसे अवगत करा दिया जाए तो एक बड़ा कार्य हो सकता है और आधी आबादी अपने हक के लिए इधर उधर नहीं भटकेंगी बल्कि उनका हक उन्हें मिल जाएगा। और जो बेटियां कभी पैसे के अभाव में स्कूल नहीं जा पाती थीं, आज मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ ले सकती हैं, या बहुत सारी बेटियां दहेज के अभाव में उनकी शादी नहीं हो पाती थी, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में उनकी शादी ब्याह हो सकता है। ये सभी बहुत सारी योजनाओं का लाभ उन लोगों को हम उपलब्ध कराने का योगदान दे सकते हैं। जी मुन्नी देवी जी हैं सोरो से सर, चेयरमैन है सर, अपना अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर। हाँ, जय श्री राम। कैसे हैं मुन्नी देवी जी आप? आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए क्या कर रहे हैं आप लोग वहाँ सोरो में? सोरो तो एक धाम है। हाँ, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा तीर्थ स्थल घोषित कर दिया। अच्छा, हमारी जनता बहुत खुश है। हम लोगों ने तो सभी पवित्र सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी स्थलों को धाम बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए ही हैं, जैसे मथुरा, वृंदावन, बलदेव, गोकुल, बरसाना, ये सब हम लोगों ने धाम तीर्थ स्थल घोषित कर दिए। ऐसे सोरो में भी जब मांग उठी तो हमने सोरो को भी तीर्थ स्थल घोषित कर दिया। ऐसे विंध्यवासिनी धाम पहले से धाम था, वहां का भी हम विकास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सभी कार्यक्रम हो रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम की चर्चा आप लोगों ने सुनी होगी, अयोध्या धाम के विकास की चर्चा सुनी होगी। तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल यही है। तो धन्यवाद आपको, आपने उस बात की याद दिलाई है। आप लोग वहाँ पे, हाँ बताएं। हम वृंदावन जाते थे तो हम ये देखते थे कि प्रभु का कब हमारे सोरों पे कब कृपा दृष्टि होगी तो हमारा भी ऐसा होगा। वृंदावन पे देख के हम यही मन में सोचते थे। हाँ, आपकी कृपा दृष्टि हमारी बहुत अच्छा रहा है। अब वहाँ भी होगा, अब सोरो में भी होगा उसी प्रकार का विकास। वन्य देवी जी वहाँ पे होगा जरूर। प्रभु के दर्शन जरूर करिए, हमारे क्षेत्राधीश हैं, उनके कभी दर्शन जरूर करिए। जरूर 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 जरूर, मेरी भी हार्दिक इच्छा है आने की। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है अपना उत्तर। नमस्ते। मैंने आज प्रदेश के अपने
सभी नगर निकायों से जुड़े हुए प्रतिनिधियों के साथ, जिसमें महापौर हैं, नगर पालिका परिषद के चेयरमैन हैं, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष हैं और प्रदेश भर के हमारे सभी पार्षदगण हैं, इन सब के साथ कोरोना की तीसरी महामारी के दौरान जो समस्याएं और जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, इन चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए आज संवाद का एक कार्यक्रम रखा है। मैं सबसे पहले आप सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकाल करके इस संवाद के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। हम सब जानते हैं 2017 के पहले प्रदेश में केवल 14 नगर निगम थे। हमारी सरकार ने 2017 में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 3 नए नगर निगम बनाए, जिसमें अयोध्या का एक है, मथुरा वृंदावन का दूसरा है और साथ साथ तीसरा हम लोगों ने फिरोजाबाद को नगर निगम के रूप में घोषित करते हुए शाहजहांपुर को गणवाते हुए वहां पर हम लोगों ने नगर निगम बनाया और चुनाव भी संपन्न करवाए। फिरोजाबाद का चुनाव ही नहीं पिछली सरकारों ने किया था, हमारी सरकार ने वहां का भी चुनाव संपन्न कराया। तो पिछली सरकार के समय जिन नगर निकायों के चुनाव नहीं हो पाते थे, हमारी सरकार के समय न केवल वहां पे चुनाव कराए गए बल्कि वहां पे एक चुनी गई बॉडी को भी वहां पर स्थापित करते हुए हम लोगों ने इन नगर निकायों को बहुत सारे अधिकार देने के कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं। हम लोगों ने नगर पालिकाओं का भी गठन किया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में 200 नगर पालिकाएं हैं, 84 नए नगर पालिकाएं हमने, पंचायतें भी हम लोगों ने गठित की, यानी कुल 517 वर्तमान में नगर पंचायतें प्रदेश में हैं। तो मैं बताऊं कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत जोड़ लेंगे तो प्रदेश के अंदर वर्तमान में 734 नगर निकाय हैं, जो प्रदेश की कुल आबादी की 23 से लेकर 24% आबादी को अपने अंदर समाहित करती है। यानी एक बड़ी आबादी प्रदेश की ऐसी है, यानी लगभग 6 करोड़ से ज्यादा लोग नगरीय क्षेत्रों में प्रदेश के अंदर आज वर्तमान में रह रहे हैं और इस 6 करोड़ की आबादी के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने, उनके जीवन में बुनियादी सुविधाओं से उसे आच्छादित करने का उत्तरदायित्व हमारे नगर निकाय से जुड़े हुए हमारे महापौर, चेयरमैन और पार्षदों के ऊपर है। मैं आज उन सब के साथ इसी संवाद को आगे बढ़ाने के लिए आया हूं कि तीसरी जो वेव आई है ओमिक्रॉन के रूप में कोविड की, यह खतरनाक नहीं है लेकिन बीमारी तो है। इस बीमारी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है, और इसी पर जब मैं चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं तो हम सब पहले इस बात को ध्यान में रखें। मेरी आप सबसे एक बात की वो होगी, देखिए सरकारें 1947 के बाद से कमोवेश आती ही रही हैं प्रदेश के अंदर भी, देश के अंदर भी, लेकिन बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तनकारी सरकारें कैसे हो सकती हैं, ये 2017 के बाद आपने कुछ परिवर्तन देखा होगा और उस परिवर्तन का गवाह बनाने के लिए ही आज मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 2017 के पहले प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ एक भी व्यक्ति को नहीं मिला था। मात्र 18,000 लोगों को एक मकान सैंक्शन हुए थे, वह दिए भी नहीं थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता, 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने 17.5 लाख यानी 17,50,000 लोगों को नगरीय क्षेत्र में एक आवास उपलब्ध करवाया है। अगर हम ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र जोड़ें तो ये संख्या 43 लाख होती है। 43 लाख गरीबों को एक आवास हमारी सरकार ने दिए हैं, जिसमें डबल इंजन सरकार का यही लाभ होता है। जब केंद्र और राज्य में सरकारें होती हैं तो एक साथ मिलकर के डबल इंजन की सरकार लोगों को कैसे कई गुना ज्यादा लाभ देती हैं,
ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार ने इस योजना का लाभ यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। और आप इस बात को भी ध्यान में रखते होंगे कि न केवल हम लोगों ने आवास सुविधा का लाभ आपको दिया है, बल्कि एक और बात आप देखते होंगे कि पहले प्रदेश के अंदर नगरीय क्षेत्रों का मतलब होता था कि सत्ता के द्वारा संरक्षित भूमाफिया और पेशेवर माफिया को सरकारी संपत्ति पर कब्जा करवाने, सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा कराने, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा कराने या फिर वहां पर कोई भी गरीब की जमीन पर या बस्तियों पर कब्जा करने में ये भूमाफिया किस प्रकार से पूरी उदंडता और छिंकलता के साथ सत्ता के संरक्षण में कब्जा करते थे, इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। कोई नगर निकाय इससे अछूता नहीं था। लेकिन अब 2017 में हम लोगों ने एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया था। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन होने के बाद आज आप प्रदेश के अंदर देख रहे होंगे कि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के गठन के बाद किस तरीके से परिवर्तन आया है कि आज प्रदेश के अंदर सभी माफियाओं पर सरकार कैसे उनकी अकूत संपत्ति जो उन्होंने सार्वजनिक संपत्तियों पर, सरकारी संपत्तियों पर, व्यापारियों की संपत्ति पर, गरीबों की बस्तियों पर कब्जा करके अपने निर्माण किए थे, आज सरकार का बुलडोजर उन अवैध निर्माणों पर चल रहा है। और हम लोगों ने तो अब शुरुआत ये भी कर ली है कि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के द्वारा जिन जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है, उन जमीनों पर गरीबों के आवास बनाए जा रहे हैं। हम लोगों ने प्रयागराज से इस कार्य का शुभारंभ भी कर दिया है और हर नगर निकाय में कार्य होना चाहिए। हर नगर निकाय में गरीबों के लिए सस्ते आवास, फ्री में आवास, गरीबों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए, शिक्षकों के लिए, चिकित्सकों के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए इस प्रकार की आवासीय सुविधा मिलनी चाहिए। क्योंकि इसमें जब हम किसी भूमाफिया से जमीन कब्जे से मुक्त कराते हैं तो वह जमीन हमें मिल जाती है, हम उसमें आवासीय सुविधा देंगे तो उसमें सस्ते में आवासीय सुविधा का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है और प्रयागराज ने इसकी शुरुआत की है। दूसरा, स्ट्रीट वेंडर शहरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रहते थे, लेकिन स्ट्रीट वेंडर की पिछली सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया था। हम धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने पटरी व्यवसायियों को, पथ विक्रेताओं के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू की और कोरोना कालखंड के अंदर प्रदेश के अंदर 7.5 लाख पटरी व्यवसायियों को बैंकों से लोन उपलब्ध हुआ। उन्होंने अपना व्यवसाय प्रारंभ किया और आज उनका परिवार आर्थिक स्वावलंबन की दिशा से आगे बढ़ रहा है। 7.5 लाख पटरी व्यवसायी, यानी सीधे सीधे 40 लाख से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हमने लगभग 9 लाख व्यक्तिगत शौचालय नगर निकाय के अंदर बनाए और लगभग 70,000 सामुदायिक शौचालय भी नगरीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनाने का कार्य किया। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भी आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी, ये 10 शहर केंद्र सरकार के साथ मिलकर के हम स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इनका विकास कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ 7 नगर निकाय हमारे ऐसे थे जो स्मार्ट सिटी के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन में नहीं शामिल हो पाए थे, तो हमने तय किया कि हम राज्य शासन के माध्यम से इनका विकास करेंगे। इसमें अयोध्या है, गोरखपुर है, गाजियाबाद है, फिरोजाबाद है, मथुरा वृंदावन है, मेरठ है, शाहजहांपुर है। इन सब का समग्र विकास हमारी सरकार यहां पर कर रही है, जिसमें हम लोगों ने केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार की तरफ से इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट का सिस्टम हम वहां लागू कर रहे हैं। हम लोगों ने वहां पर कैसे विकास की विभिन्न योजनाओं को इसके साथ जोड़ने का कार्य किया है, आज ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। स्मार्ट रोड बनाना, इसमें
ITMS का है, स्मार्ट रोड का है, स्मार्ट पार्किंग का है, स्मार्ट स्कूल का है, सेफ सिटी योजना के साथ इसको जोड़ने का कार्यक्रम है। ये तमाम चीजें वहां पर चल रही हैं। और आप देख रहे होंगे स्मार्ट सिटी मिशन में कन्वर्जेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश ने जो कार्य किया है, देश ने उसको स्वीकारा है और पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी मिशन पे नंबर 1 का प्राइज मिला है, नंबर 1 प्राइज में अग्रणी प्राइज मिला है। मैं इसके लिए स्मार्ट सिटी मिशन के साथ जुड़े हुए अपने सभी नगर निकायों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और उन सब का अभिनंदन भी करता हूं। अमृत योजना ये भारत सरकार की एक दूसरी महत्वपूर्ण योजना है, जिस योजना के माध्यम से हम नगरीय क्षेत्रों में वहां के पार्कों के विकास की व्यवस्था करने, वहां पर पेयजल की योजनाओं को लागू करने, सीवर सिस्टम को ठीक करने और तमाम अन्य कार्यक्रम वहां पर चल रहे हैं। 60 ऐसी सिटी प्रदेश के अंदर हैं जो अमृत योजना के अंतर्गत चयनित की गई हैं और वहां पे बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने में भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर के कार्य कर रही हैं। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 के बाद प्रदेश के अंदर लखनऊ में मेट्रो की सेवा प्रारंभ हुई, गाजियाबाद में इसका विस्तार हुआ, नोएडा ग्रेटर नोएडा में विस्तार हुआ और अभी 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कानपुर में भी मेट्रो सेवा का शुभारंभ कर दिया है। आगरा में मेट्रो पर तेजी के साथ कार्य चल रहा है। इलेक्ट्रिक बस सेवा हम प्रदेश के अंदर तेजी के साथ उसका विस्तार कर रहे हैं। अभी इलेक्ट्रिक बस सेवा लखनऊ में प्रारंभ हो चुकी है, गोरखपुर में प्रारंभ हो चुकी है और प्रदेश के अन्य तमाम महानगरों में हम तेजी के साथ इसका विस्तार करने जा रहे हैं। ये इस बस में बैठेंगे तो आप इस बात को देख सकते हैं कि इस बस में बैठने का मतलब क्या है। न उसमें कोई धुआं है, न कोई उसमें किसी प्रकार की आवाज़ है। वो चुपचाप वो बस चलती है, बहुत अच्छी चलती है। न उसमें डीजल का खर्चा, न उसमें पेट्रोल का खर्चा, न उसमें किसी प्रकार का अन्य कोई खर्चा। बिजली से यानी चार्जिंग स्टेशन होते हैं, चार्जिंग करके ही वह बस सेवा अपनी प्रारंभ हो सकती है। बहुत अच्छी बस सेवा है और मुझे लगता है कि ये बदलते हुए उत्तर प्रदेश और बदलते हुए भारत की एक वह तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है जो आज हर एक नगर निकाय के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के हमारे 2 नगर निकाय ऐसे हैं जिन्होंने अपने म्यूनिसिपल बॉन्ड भी जारी करवाए हैं, जिसमें एक लखनऊ है और दूसरा गाजियाबाद है। ये किसी भी नगर निकाय के लिए, क्योंकि जब हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से अपना बॉन्ड जारी करवाते हैं तो पहले उनकी व्यापक स्क्रीनिंग होती है, उसके लिए कुछ मानक होते हैं। उन मानकों पर खरा उतरने के बाद ही कोई नगर निकाय बॉन्ड जारी करवा सकता है और ये दोनों नगर निकाय इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इनके वहां पर बॉन्ड जारी हुए हैं तो म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने का यह कार्य ऐतिहासिक कार्य है। इसके साथ ही निराश्रित गौ आश्रय स्थलों के निर्माण की कार्रवाई का कार्य भी नगर निकायों ने बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। बहुत सारे अन्य कार्य हैं जो हम लोगों ने प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तनकारी बनाने की दिशा में नगर निकाय क्षेत्र में प्रारंभ किए हैं। और मेरी आज आप सबसे यही अपील होगी कि हमारे प्रदेश की लगभग 23 से लेकर 25% आबादी नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है और नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाली इस बड़ी आबादी को लेकर के हम लोगों को एक बेहतर प्रयास प्रारंभ करने चाहिए और बेहतर प्रयास की दिशा में इस 1/4 आबादी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। कोरोना महामारी है तो स्वाभाविक रूप से कोरोना महामारी का ज़्यादा प्रभाव भी नगरीय क्षेत्रों में ही है, क्योंकि फ्रीक्वेंट आवागमन नगरीय क्षेत्रों में ज़्यादा है। दूसरा, आबादी घनी है, लोग नगरीय क्षेत्रों में मल्टी स्टोरी भवनों में भी रहते हैं और आवासीय क्षेत्रफल कम भी होने के नाते मार्केट में जाना, सब्जी मंडी में जाना, दूध मंडी में जाना, फल मंडी में जाना, ये बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं, भीड़ भाड़ होने के नाते इन्फेक्शन की चपेट में जल्दी भी आने की संभावना बनी रहती है।
और उस दृष्टि से मैं आज आप सबसे अपील करना चाहूँगा। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधानों ने बेहतरीन प्रयास किया और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधानों ने निगरानी समिति की अध्यक्षता करते हुए वहां पर बेहतरीन कार्य किया है। ग्राम प्रधान, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, पंचायती राज विभाग के कर्मी, राजस्व विभाग के कर्मी, ये सभी लोग मिलकर के लगभग 10 से 12 लोगों की एक टीम हर एक नगर निकाय में डोर टू डोर सर्वे का काम करती है। हर संदिग्ध व्यक्ति को जिसमें सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, उसे मेडिसिन किट उपलब्ध करवाती है। अगले 24 घंटे के अंदर किसी व्यक्ति में लक्षण दिखाई देते हैं तो उसको मेडिसिन उपलब्ध, यानी अगले दिन आरआरटी की टीम जाकर के उनका टेस्ट भी, आरटी-पीसीआर की टेस्ट भी कर लेती है। अगर उस व्यक्ति में कोरोना पॉजिटिव आया और उस व्यक्ति के घर में अलग से रहने की व्यवस्था नहीं तो उस व्यक्ति के लिए होम आइसोलेशन की व्यवस्था की जाती है। नहीं है तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने का कार्य होता है। अगर होम आइसोलेशन की व्यवस्था है तो नियमित रूप से उसकी समीक्षा करना, उनके उपचार की व्यवस्था करना, उनको हर प्रकार की सुविधाओं का लाभ देना, ये कार्य लगातार ग्रामीण क्षेत्र में चल रहा है। सभी 58,189 ग्राम पंचायतों में कार्य नगरीय क्षेत्रों में चल रहा है। मेरी शहरी ग्रामीण क्षेत्र में चल रहा है और नगरीय क्षेत्रों में मेरी आज अपील होगी कि हमारे प्रदेश के अंदर लगभग 14,000 वार्ड हैं। जो नए और पुराने हमारे जितने नगर निकाय, इन सबको हम जोड़ लेंगे कि 700, जो हमारे पास कुल प्रदेश के अंदर 734 नगर निकाय हैं, इन 734 नगर निकायों में लगभग 14,000 वार्ड हैं। 14,000 वार्डों में निगरानी समिति पार्षद की अध्यक्षता में या वहां के किसी सीनियर सिटीजन की अध्यक्षता में हमारे नगर निकाय के चेयरमैन अगर गठित करते हैं तो उसका बहुत लाभ होगा। एक, हम अपने नगर निकाय की नियमित दिनचर्या के साथ उनको जोड़ें। स्वच्छता है, सैनिटाइजेशन का है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है, निराश्रित गौ आश्रय स्थल बनाने यानी कान्हा उपवन के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य है, या इस भीषण शीतलहरी में रेन बसेरे की व्यवस्था हर जरूरतमंद के लिए अपने अपने वार्ड या मोहल्ले में स्थापित करने की कार्रवाई हो। यह कार्यक्रम एक बहुत पवित्र कार्यक्रम है। एक तो इसके साथ हमें जोड़ना होगा। दूसरा, ये निगरानी समितियां नगरीय क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को, जिनका कोई आय का स्रोत नहीं, जिनके पास कोई भी इनकम नहीं, जिसके पास कुछ भी सुविधा नहीं, कम्युनिटी किचन के माध्यम से उन्हें लंच पैकेट उपलब्ध करवाने का कार्य भी कर सकती है। जिनको राशन नहीं मिल रहा है, जिनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, जिनके पास कोई काम धाम नहीं है, जिनके पास किसी भी प्रकार का व्यवसाय नहीं है, उन लोगों के लिए कम्युनिटी किचन की व्यवस्था, डोर टू डोर स्क्रीनिंग की व्यवस्था। हर दिन निगरानी समिति एक बार बैठे, 10 लोग हैं, अगर 100 घर ले लेंगे कि हमें इन 100 घरों में आज स्क्रीनिंग करनी है। 100 घर नहीं भी लेते, 25 ही घर भी ले लेंगे तो 25 घर आज, 25 कल, 25 परसों, तो पूरा मोहल्ला मुझे लगता है कि एक सप्ताह में कवर हो जाता है। और एक एक घर को स्क्रीनिंग करना, कितने घर के पास गए, हालचाल लिया, कितने लोग परिवार में हैं, किसी को कोई सर्दी जुकाम खांसी बुखार तो नहीं है, कोई नई शिकायत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। वैक्सीन में सभी लोगों ने 15 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों ने वैक्सीन ले लिया कि नहीं लिया है? ले लिया तो ठीक, नहीं लिया है तो जिन्होंने नहीं लिया उनका नाम नोट कर लिया, आयु नोट कर लिया। जिन लोगों ने 1 डोज ले ली उसका नोट कर लिया, जिन्होंने दूसरी डोज नहीं ली उसको भी नोट कर लिया। 60 साल से ऊपर कोई बीमार व्यक्ति है या कोई कोरोना वॉरियर्स है, उन्होंने अगर बूस्टर डोज नहीं ली है उनका नाम नोट कर लिया। और ये अगर एक एक मोहल्ले में जाकर के उस सूची को उसी दिन पूरा करते हुए अगर आप इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर को प्रतिदिन बताएंगे तो अगले दिन वैक्सीन की डोज उन्हें उपलब्ध करवाने के लिए अगर ज़्यादा संख्या है तो उस मोहल्ले में बूथ बनेगा, ज़्यादा संख्या नहीं तो इन लोगों को वहाँ बुलवाने की व्यवस्था होगी, इनको कॉल होगा, ये लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ वैक्सीन लगा लेंगे। देखिए, हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि ये जो आपका ये कार्य है ना, ये बहुत पवित्र कार्य है।
और ये पवित्र कार्य सेवा का इस विपत्ति के समय यानी इस आपदा के समय लोगों के लिए ईश्वरीय आशीर्वाद होगा आपके माध्यम से, कि आपको यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि आप उन लोगों के जीवन में उनके जीवन को बचाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। और एक पार्षद के रूप में, एक चेयरमैन के रूप में, एक महापौर के रूप में आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी हो, यानी आपको बड़ा यश इसका प्राप्त होगा कि मेडिसिन उपलब्ध करवा देना, डोर टू डोर जाकर के मेडिसिन उपलब्ध करवाने में अपना योगदान दे देना, डोर टू डोर जाकर के टेस्ट करवा लेना, डोर टू डोर जाकर के वैक्सीन उपलब्ध करवा देना। यह अपने आप में बहुत पवित्र कार्य होगा और उस पवित्र कार्य के साथ जोड़ने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर हम लोग नगर निकाय के अंदर देख सकते हैं, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर हमें देखना होगा कि वहां पे भीड़ भाड़ वाले स्थान पर लोग बिना मास्क के चलते हैं, भीड़ भाड़ लगाए रहते हैं, घंटों खड़े हैं। अगर वे सभी लोग या तो भीड़ ना लगाएं और नगर निकाय में कहीं भी कोई बाहर घर के बाहर निकल रहा है तो मास्क लगा करके चलें तो इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। अगर स्वयं इन्फेक्शन से बचे रहेंगे तो परिवार के लोग भी बचेंगे। कोई कहीं आपदा के कारण कहीं प्रकार की जनहानि धनहानि की संभावना ना के बराबर रहेगी। और मेरी आज आप सबसे यह अपील होगी कि अपने अपने नगर निकाय में इस उत्तरदायित्व का निर्वहन आप सभी करेंगे। इसके लिए मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि एक निगरानी समिति सभी प्रदेश के अंदर 14,000 वार्डों में सक्रिय होकर काम करें। मेरी मेयर चेयरमैन से इस बात की अपील होगी, जहां पार्षद हैं वहां पार्षदों को जिम्मेदारी दें, जहां पार्षद नहीं हैं, नए क्षेत्र जुड़े हैं, वहां पे वहां के पूर्व प्रधान होंगे, कोई सीनियर सिटीजन की एक टीम बना करके इस दायित्व को उन लोगों को देने की आवश्यकता है। उन लोगों के पास मेडिसिन किट उपलब्ध करवा देने की आवश्यकता है, इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है, उन्हें सैनिटाइजर और उन्हें मास्क उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। और फिर वैक्सीन के लिए हर व्यक्ति वैक्सीन जरूर ले लें। हम ये जरूर सुनिश्चित करें कि कोई भी ये वैक्सीन, याद रखना, ये वैक्सीन कोरोना जैसी महामारी में ये रामबाण साबित है। और ये वैक्सीन कोरोना जैसी महामारी में इसके कोरोना के वायरस के प्रभाव को कम करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। आज आप देख रहे होंगे सेकेंड वेव जितनी खतरनाक आई थी, थर्ड वेव उतनी ही सहज सरलता के साथ जनता उसका सामना भी कर रही है। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगी कि हम स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, स्ट्रीट लाइट, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति और अपने सामान्य उत्तरदायित्वों के साथ साथ इन सभी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। देखिए, कोरोना का थर्ड वेव खतरनाक नहीं, लेकिन इससे भागने की आवश्यकता नहीं। यह बीमार यानी यह, मैं इस बात को मानता हूं कि यह बीमारी है और बीमारी होने के नाते सतर्कता और सावधानी इस दिशा से बहुत आवश्यक होगी। और इस सतर्कता और सावधानी के लिए आप सबसे मैं अपील करूंगा कि हम लोग घर घर जाकर के एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए अपना योगदान देंगे। आपने पहली और द्वितीय लहर के दौरान अच्छा काम किया था, एक एक परिवार को भोजन उपलब्ध कराया, स्वच्छता सैनिटाइजेशन में अच्छा कार्य किया। आज फिर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर प्रदेश भर से जुड़े हुए सभी पार्षदों को, सभी चेयरमैन को, सभी महापौर को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने प्रथम और द्वितीय लहर के दौरान अच्छा काम किया। इस तृतीय लहर के दौरान भी आप लोग अपना बेहतर प्रदर्शन करने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आह्वान करूंगा कि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स ने जैसे सरकारी भूमि को, सार्वजनिक भूमि को भूमाफियाओं से और पेशेवर माफियाओं से मुक्त करा करके गरीबों के लिए आवास सुविधाएं उपलब्ध करवाई प्रयागराज में प्रारंभ किया है, ऐसे हर नगर निकाय के में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आगे बढ़ने चाहिए। आप सबको एक बार फिर से मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर, सभी जुड़े